कैसे हैं आप सब लोग। डायरेक्ट जो है ना हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स के में इंसुलिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंसुलिन की जो सिंथेसाइज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से ये इंसुलिन बनता है बीटा सेल के अंदर। तो इंसुलिन क्योंकि पेनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है, इंसुलिन मेंटेन करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और जैसे ही हम फूड लेते हैं, कोई भी ड्रिंक लेते हैं, कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे को इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और 3 जगह पर लिवर सेल, एडिपोज टिश्यू और मसल सेल के अंदर वो जाके वहाँ पर स्टोर हो जाता है। ये स्टोरिंग साइड है 3 चीज़ें ग्लूकोज की। अब अगर इन द फ्यूचर हमें दोबारा भी ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, क्या आपने हार्ड वर्क किया हुआ होता है, खेल रहे होते हैं, या कोई भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो फिर ग्लाइकोगॉन एक हार्मोन है जो अल्फा पेनक्रियाटिक सेल है, उससे रिलीज होता है और वापस से जो है ना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और हमारी एनर्जी की जो डिमांड है बॉडी की, वो पूरी कंप्लीट करते हैं। अब इंसुलिन की सिंथेसाइज बीटा पेनक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर किस तरह होती है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है, लाजमी बात है, एक अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनती हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, इसमें जो है ना ये वाला, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, यहाँ से सी टाइप है और एक ये सिग्नल सीक्वेंस है। स्टार्ट के अंदर जो है ये जो है ना, ये प्री प्रो इंसुलिन स्ट्रक्चर है, ये प्री प्रो इंसुलिन स्ट्रक्चर है। इसमें जो है ना सिग्नल सीक्वेंस आपका ये है, सिग्नल सीक्वेंस ये है ये सी चेन है, इसको कनेक्टिंग चेन भी बोलते हैं, इसको सी पेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। ये 3 एब्रीवेशन इसके लिए इस्तेमाल होती है, सी चेन, कनेक्टिंग चेन और सी पेप्टाइड। तो और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो सिग्नल सीक्वेंस होता है। और ये आपका बी है, ये ए चेन है और ये बी चेन है। समझ में आ गई? ये ए चेन है और ऊपर वाला बी चेन है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए सी चेन और सिग्नल सीक्वेंस। अब सिग्नल सीक्वेंस जो है ना 24 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है और ये सी चेन जो कनेक्टिंग चेन या सी पेप्टाइड चेन आपको 35 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। और ए चेन जो है वो 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है और बी चेन जो है वो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तब जाके 110 अमाइनो एसिड मिलकर ये प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं। समझ में आ गई आपको बात? और ये अगर मैं इसकी मिसाल दूँ इंसुलिन की, तो ये 51 बन रहा है। 51 अमाइनो एसिड से मिलकर जो है ना आपका बेसिकली जो इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रहा है। अब ये बीटा सेल के अंदर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, बीटा सेल के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, तब जाके जो है ना हमें इंसुलिन मिल रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। मैं पहले ड्रॉ कर लूँ कुछ उसके बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये होता है। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ लिखता हूँ, तो यह भी मैंने लिख लिया है कि जैसे प्री प्रो इंसुलिन जो है ना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्री प्रो इंसुलिन जो है ना वो सिग्नल सीक्वेंस 24, ए चेन 21, बी चेन 30 और सी पेप्टाइड सी चेन जो है ना वो 35 यहाँ से। अब बीटा सेल के अंदर जो है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो है 23। अब यहाँ पर जो इसको क्रोमोसोम का जो यहाँ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है जो प्री प्रो इंसुलिन को बनाता है, वो 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 11 नंबर का जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लो ये है वो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक जो सीक्वेंस है वो ये है। इसमें जो इतना जो स्पेस मैंने दिया हुआ है, ये जीन्स जो है वो PPI यानी कि प्री प्रो इंसुलिन बनाने के लिए काम करती है। और समझ लो ये जो है ना हमारे जो बीटा सेल है, इसके वेसिकल के अंदर जो है ना यहाँ पर वो मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जैसे यहाँ पर मौजूद होगा तो यहाँ से ये कट होके यहाँ पर आ जाएगा, ये राइबोसोम के अंदर यहाँ बैठ जाएगा। राइबोसोम के अंदर यहाँ पर ये जो चेन है ये बैठ गया। इसको अब दूसरी चेन की ज़रूरत होगी। आपने देखा होगा कि अगर ये टीआरएनए जो है एक सप्लीमेंट्री जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो बनाएगा और इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बन जाएगी। एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो चेन बन चुकी हैं अलग अलग, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ये बन जाएगी। और ये जो चेन है ये आकर के यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है यहाँ पर आके यहाँ पर इस तरीके से ये बैठ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर ये आकर बैठ जाएगा तो यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो जाएगी और आपको जो है ना एक शेप बना के दे देगी, जिसको ये वाली शेप है,
जो प्री प्रो इंसुलिन की शेप है, प्री प्रो इंसुलिन की शेप है, यानी कि ये जो अमीनो एसिड है 110 अमीनो एसिड से मिलकर एक चेन बन जाएगी और इसको हम प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक के जो रेटिकुलम है, यहाँ पर एक एंजाइम है EPE इसको बोलते हैं पेप्टाइडेज एंजाइम बोलते हैं, जो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, इसको एंडोप्लाज्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि इसको जो सिग्नल सीक्वेंस है वो कट जाएंगे और आपको एक प्रो इंसुलिन, यहाँ पर जो है ना ये प्रो इंसुलिन, एक तो प्री प्रो इंसुलिन था, ये प्री प्रो इंसुलिन था, अब इससे जो है ना ये प्रो इंसुलिन एक पी हट जाएगा, ये प्रो इंसुलिन की शेप आपको मिल जाएगी, जिसके जो 86 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होगी। ये आपको यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होगी, यानी कि इसको वेजिकल के अंदर पैक करके बाहर निकाल देंगे और ये वेजिकल के पैक होने के बाद यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से ए चेन और बी चेन को यहाँ पर जो बाउंड करने के लिए जो है ना एक डाइसल्फाइड बाउंड के कहलाते हैं, जो दोनों तरफ से इसको बाउंड किए हुए होते हैं ताकि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, तो वो भी इसके साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक जो प्रो इंसुलिन है वो आ चुकी है वेजिकल में पैक होकर, और यहाँ पर एक और गोल्जी अपरेटस है, जो सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस होता है, वहाँ पर जाके ये एंट्री करेगा। एंडोसाइटोसिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, एंडोसाइटोसिस हो जाएगी और यहाँ पर जो है ना आपके पास जो इंसुलिन आ गई है, जो प्रो इंसुलिन है उसकी शक्ल में आपको पास यहाँ पर एक इंसुलिन आ गई। यहाँ पर भी EPE जो एंडोपेप्टाइड एंजाइम भी इसको बोलते हैं, वहाँ पर यहाँ रिएक्शन होगा और आपको जो है ना वो एक इंसुलिन की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। यहाँ से सी चेन था वो भी कट जाएगा, जो सी चेन था वो कट जाएगा, ये कट जाएगा और सिर्फ आपको जो है ना इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है वो जो बाउंड के साथ जो है ना जो सल्फाइड बाउंड है उसके साथ मिली हुई यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये गोल्जी अपरेटस के अंदर आपके पास जो है ना सी पेप्टाइड अलग और इसके अलावा जो है ना वो इंसुलिन अलग और कुछ प्रो इंसुलिन आपको अलग मिलेंगे, और ये फिर एक्सोसाइटोसिस की सूरत में एक और जो यहाँ पर वेजिकल है वहाँ पर पैक होकर आ जाएंगे और वो जो है ना इसमें जो है ना वो सी पेप्टाइड भी होगा, आपका प्रो इंसुलिन भी होगा और इंसुलिन भी होगा, और ये इंसुलिन की जो जितनी भी अमीनो एसिड है वो आपको पता है कि 51 है। अब आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है ना वो इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपको बन के सामने आ गई है। इंसुलिन की स्ट्रक्चर बाउंड जो है ना ये इंसुलिन की स्ट्रक्चर है, सी पेप्टाइड अलग है और इसके अलावा जो है ना जो प्रो इंसुलिन है वो अलग है। तो ये सारा स्ट्रक्चर उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी एक और मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि आगे चल के क्या होता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जस्ट वेट। जैसा कि आप लोगों को पता पड़ गया है कि वेजिकल के अंदर जो है ना वो 3 चीज़ें, इंसुलिन, सी पेप्टाइड और प्रो इंसुलिन पैक होकर आ चुके हैं। अब व्हेन द इंसुलिन रिलीज, कब इंसुलिन रिलीज होगा, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ अगर इंसुलिन इस वेजिकल से रिलीज हो रहा है तो साथ ही साथ ये सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा और ये प्रो इंसुलिन भी रिलीज होगा। अब देखें जब इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो ग्लू ट्रांसपोर्टर हैं, जो बीटा सेल के अंदर जो ग्लू ट्रांसपोर्टर हैं वो क्या करेंगे, इंसुलिन की अपटेक कर लेंगे। अब इसकी ज़रूरत भी इसलिए है कि जो ATP हमारे को चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसी भी वजूहात की बिना पर हमारे को एनर्जी की ज़रूरत है, हम काम कर रहे हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज की एंट्री आएगी। ATP जो है ना वो क्या ATP यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, रिएक्शन से क्या होगा, ATP बनेगी और ATP क्या करेगा, पोटेशियम चैनल जो है ना उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। जैसे ही पोटेशियम चैनल बंद होंगे तो पोटेशियम चैनल का लेवल जो है ना वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल ऊपर आ गए, कैल्शियम चैनल की इंक्रीजिंग हो जाएगी बीटा सेल के अंदर, और कैल्शियम चैनल की इंक्रीजिंग की वजह से जो वेजिकल में पैक थे, बीटा सेल के अंदर वेजिकल में पैक, ये चीज़ जो बीटा सेल के अंदर वेजिकल में पैक थी इसकी यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। एक्सोसाइटोसिस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक्सोसाइटोसिस की वजह से ये तीनों चीज़ ब्लड सर्कुलेशन की स्ट्रीम में आ जाएंगी। समझ में आ गई? तो ब्लड सर्कुलेशन में आपका इंसुलिन भी आ गया, सी पेप्टाइड भी आ गया और प्रो इंसुलिन भी आ गया। इस तरीके से जो है ना इंसुलिन की रिलीज होती है, तीनों चीज़ें आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गई हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुकी होगी बात। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ ड्रॉ करके कि क्या होगा।
जैसा कि मैंने बताया कि और कोई वजूहत हो सकती हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इंसुलिन के रिलीज़ में कोई फ़र्क हो। तो इंसुलिन जो है ना, आपको पता पड़ गया है कि सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और इंसुलिन जो है ना ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं। कोई और रीज़न, एनी अदर रीज़न टू रिलीज़ द इंसुलिन की जो रिलीज़ है उसकी रिलीज़ में ज़्यादती या कमी को जो है ना वो कर सकती। तो अगर वो कमी और ज़्यादा होगा तो उसको हम रेगुलेटिंग इंसुलिन कहते हैं, रिलीज़ कहते हैं, यानी रेगुलेट करना, इंसुलिन को रेगुलेट करना। अब हमारी बॉडी के अंदर भी जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। दोनों जो है ना वो उनका ऑर्गन के ऊपर एक इफ़ेक्ट है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से तेज़ हो जाते हैं, किसी की वजह से कम हो जाते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कुछ इफेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे। अगर सिंपैथेटिक की बात शुरू कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कोई फेयर के अंदर है, फाइट या स्ट्रेस या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से जो है ना वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इंसुलिन के ऊपर इसके इफेक्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ना वो एक अल्फा रिसेप्टर होते हैं और एक बीटा रिसेप्टर होते हैं। अब अल्फा 2 और बीटा 2, अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, क्योंकि एक्टिवेट हो जाएगा किस वजह से, वो एक कोई भी फेयर वगैरह की वजह से या स्ट्रेस की वजह से अगर वो एक्टिवेट हो गया तो वो इनहिबिटरी है, इनहिबिट करेगा, किसी भी चीज़ की रिलीज़ को कम करेगा। यानी कि साइक्लिक एएमपी की जो रिलीज़ है वो इसकी वजह से कम हो जाएगी। और साइक्लिक एएमपी जो है ना वो बहुत लाजमी है इंसुलिन की रिलीज़ के लिए। अगर आपको इंसुलिन की रिलीज़ चाहिए कि इंसुलिन की रिलीज़ अच्छी तरीके से हो, तो साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो अप होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका अल्फा 2 रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने इनहिबिशन शुरू कर दी, इनहिबिटरी प्रोसेस शुरू हो गई, तो इस वजह से साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और साइक्लिक एएमपी जो है ना वो कम इंसुलिन रिलीज़ होगा। इंसुलिन के ऊपर इसका इफेक्ट है जिसकी वजह से इंसुलिन की रिलीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ एनी ड्रग या मालिक्यूल, कोई भी ड्रग या मालिक्यूल वो क्या करे, जो साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम करें, तो ये भी कोई एक इशू है। अगर साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होगा तो इंसुलिन की रिलीज़ के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब बीटा 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, बीटा 2 रिसेप्टर की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ये साइक्लिक एएमपी की जो लेवल है उसको बढ़ाता है। ये क्या करता है, उसको बढ़ाता है। अगर अल्फा 2 कम करता है साइक्लिक एएमपी के लेवल को, तो बीटा 2 क्या करता है, वो बढ़ाता है। एक्साइटरी है, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो दोनों, अगर आप देख रहे हैं तो दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, बैलेंस में रहता है। लेकिन हम इसमें ये कंसीडर करते हैं कि जो अल्फा 2 है वो डोमिनेटेड है, थोड़ा सा हो सकता है इसके साथ जो बाइंडिंग है या इसका जो इफेक्ट है, ये इसको जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करने को बोलता है बनिस्बत बीटा 2 रिसेप्टर के। तो ये भी एक वजह है, आपको इस जहन में रखना पड़ेगा कि साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो भी इंसुलिन के रिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसको भी आप लोगों ने चेक करना होता है कि साइक्लिक एएमपी का लेवल कम है या ज़्यादा है, तो और या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से तो आप लोग समझ चुके हैं, या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सिंपैथेटिक की बात कर ली। अब और वजूहात हैं। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर लेते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा तो वो बीटा सेल के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा, और बीटा सेल क्या करता है, वो इंसुलिन की रिलीज़ को बढ़ाता है। सही है, वो बीटा सेल में जो बीटा सेल की जो एक्टिविटी है, जो बीटा सेल की एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। अगर जब वो बढ़ेगी तो साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, और यह आपको पता है कि साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन की रिलीज़ के अंदर फायदा होगा। इतना आपको पता है, हमने पहले समझ चुके हैं। एक तो ये। नेक्स्ट है ग्लाइकोगोन क्या है, ये भी अल्फा, जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल है अल्फा सेल, वहाँ से रिलीज़ होता है। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो ग्लाइकोजिन आपने जो स्टोर किया साइड्स हैं, लिवर साइड, एडिपोज टिश्यू या मसल सेल, उससे जो है ना वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन के लिए ग्लाइकोगोन का भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपका अल्फा सेल सही तरीके से काम कर रहा है तो ये ग्लाइकोगोन जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन अच्छी तरीके से होगी। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो ये अगर नहीं होगा तो स्टोर साइड से भी ग्लूकोज जो है ना वापस
ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में नहीं आएगा। इसके अलावा सोमाटोस्टेटिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाटिक सेल से रिलीज होता है, डेल्टा सेल से रिलीज होता है। ये यूनिवर्सल इनहिबिट करता है, ये दोनों को रोकता है। ये इंसुलिन के रिलीज को भी रोकता है और ग्लाइकोगन के रिलीज को भी रोकता है। यानी अगर मान लो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइकोगन की रिलीज को थोड़ा सा इनहिबिट करेगा और इंसुलिन की रिलीज को थोड़ा सा बढ़ाएगा। और इस तरीके से अगर शुगर का लेवल बहुत कम है तो क्या करेगा कि ग्लाइकोगन को रिलीज में थोड़ा सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और इंसुलिन के रिलीज में थोड़ी सी कमी करेगा। पर मोस्टली ये इनहिबिट करता है, आप इतना ही समझ लें कि ये दोनों को इनहिबिट करेगा। सही है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर है। जीआईटी सेल के अंदर जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसके अंदर जो स्पेसिफिक टाइप का एक मिक्सचर होता है, इसको हम पेप्टाइड बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड बोलते हैं। इसके लिए एक नाम हम यूज़ करते हैं इनक्राइटिन एक पेप्टाइड है, मिक्सचर है। ये एक सिंगल नहीं है, सिंगल पेप्टाइड नहीं है, सिंगल प्रोटीन नहीं है। बहुत सारे प्रोटीन या आप कह सकते हैं बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर एक मिक्सचर बना हुआ होता है, उसको इनक्राइटिन कहते हैं और जीआईटी के अंदर होता है। ये क्या करता है, इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है। जब आप कोई फूड ले लेते हैं, कोई इंटेक कर लेते हैं तो ये मैसेज भेजता है बीटा सेल को कि भाई आप ऐसे करो कि इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करो, ताकि जो इसकी जो स्टोरेज साइड पे जो इसको जो ग्लूकोज है, जो ज़्यादा ग्लूकोज है, हम उसको स्टोर कर सकें। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसमें जो है ना आपका इंसुलिन जो रेगुलर होता है, रेगुलेशन उसकी हो रही होती है। ये मैंने बहुत सारे आपको फैक्टर बता दिए। इसमें पैरासिम्पैथेटिक है, सोमाटोस्टेटिन है, जीआईटी के अंदर जो है ना इनक्राइटिन है, और इसके अलावा हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि इंसुलिन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये किस तरीके से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए मैं पहले जो है ना बोर्ड पर कुछ लिखना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, फिर उसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्रेडेशन के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी लाजमी बात है। अगर आपके ब्लड के सर्कुलेटिंग में इंसुलिन आ गया है तो उसको डिस्टर्ब होना है, यानी कि जितने वॉल्यूम का इंसुलिन आया है तो वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो जहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर जाके से पूरे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक दूसरी सिचुएशन है वो है टी एंड हाफ। इसका मतलब ये है कि कितना टाइम लेगी इंसुलिन। अगर इंसुलिन कितना टाइम लेगी, अगर मान लो 6 mg इंसुलिन है तो वो 3 mg पर आने में, जब या आप इसको इस तरह कह सकते हो, अगर आपने 6 ml इंसुलिन लिया है तो 3 ml इंसुलिन होने तक में कितना टाइम देगी। सपोज या अगर ये 5 से 6 मिनट ले रही है तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्रेडेशन 5 से 6 मिनट में आधे में हो रही है। 5 से 6 मिनट में ये अपने 6 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ यानी कहीं पर जो है ना इसकी डिग्रेडेशन इस तरह तेज़ी से हो रही है कि अगर 6 ml इंसुलिन है तो वो 3 ml तक बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ml इंसुलिन, अगर आपको इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसकी डिग्रेडेशन लेकिन उसकी डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होगी। जैसा कि आप मेनली लिवर सेल, किडनी और मसल्स के अंदर इसकी डिग्रेडेशन होती है, इसकी जो है ना वो कमी होती है। इसके लेवल में अगर 6 ml है तो 3 ml और उसके बाद फर्दर जो है ना वो डिग्रेड हो रहा हुआ होता है। सबसे पहले आपको पता है पेनक्रियाटिक बीटा सेल से जो है ना वो इंसुलिन रिलीज होगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो पोर्टल वेन में जाएगा और लिवर में चला जाएगा। तो लिवर में जैसे ही जाएगा, मान लो अगर लिवर में 10 ml चला गया है तो वहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन 50% होती है, 50% डिग्रेडेशन होती है। अगर 10 ml लिवर के अंदर इंसुलिन है तो जब लिवर से बाहर इंसुलिन आएगा तो वो 5 ml के अंदर आएगा। बाकी इंसुलिन यहाँ पर ही डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी और बाकी 50% जो इंसुलिन है वो सर्कुलेटिंग में आ जाएगा और मसल और किडनी भी वहाँ पर भी जो है ना वहाँ पर भी इसकी डिग्रेडेशन होगी। तो यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है और डिग्रेडेशन है इसका भी बहुत एक अहम रोल है इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर। और इस इंसुलिन की मकदार के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कम और या कमी हो रही है तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि किडनी और लिवर के अंदर इसकी डिग्रेडेशन हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई, मैं ज़रा इसको मिटाऊं तो आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई थी सी पेप्टाइड के हवाले से, तो वो मैंने कहा मैं आपको कर लूँ। आपको पता है कि जैसे ही पेनक्रियाटिक बीटा सेल से जो वेजिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सी पेप्टाइड भी रिलीज़ होगा,
इंसुलिन भी रिलीज़ होगा और प्रो इंसुलिन भी रिलीज़ होगा। ये सब चीज़ें एक साथ रिलीज़ होती हैं। लेकिन इसमें जो सी पेप्टाइड का एक रोल है, मार्कर की तरह काम करता है, आपको पता मार्कर की तरह काम करता है। किस तरीके से मार्कर की तरह काम करता है, इसके और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हैं। ये वेसोडाइलेशन करता है, सोडियम और पोटेशियम रिटेंशन करता है, एटीपी को जो है ना एटीपी को जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। ये तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हैं सी पेप्टाइड के। लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है, देखिए अब इंसुलिन रिलीज़ हो गया, सी पेप्टाइड भी रिलीज़ हो गया पेनक्रियाटिक बीटा सेल से। लेकिन इंसुलिन को जो है ना वो पेनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज़ हो गया, लेकिन उसकी डिग्रेडेशन 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाती है। वो अपने हाफ में आ जाता है, आधे में आ जाता है। इसके अलावा जो है ना बाकी जगहों पर भी इसकी डिग्रेडेशन होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो इंसुलिन का जो लेवल है वो आप चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये चेक करें कि ये टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है या टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है, तो इसके लिए हमारे को इंसुलिन चेक करना पड़ेगा कि इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी पेनक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन को बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। तो अगर आप इंसुलिन चेक करने जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने इंसुलिन चेक करने गए तो आपने कोई एनर्जी ली या कोई ड्रिंक वगैरह ली या फूड ली, तो आप जैसे ही जाओगे तो बहुत मुश्किल है कि 5-6 मिनट के अंदर जो है ना आप ब्लड टेस्ट करने जाओ और इंसुलिन का जो है ना वो आप सही तरीके से एग्जैक्ट फिगर आपको मालूम हो। और बाकी इसकी डिग्रेडेशन इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि इसकी जो है ना आप एग्जैक्टली आप कुछ कह नहीं सकते। इसके बनिस्बत जो सी पेप्टाइड है, इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ पर बहुत टाइम तक रहता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो अगर जब आप सी पेप्टाइड को टेस्ट करने जाओगे, ब्लड आप गए किसी भी लेबॉर्ट्री के पास और उनको आपको ने बोला कि सी पेप्टाइड चेक कर लो, सी पेप्टाइड चेक कर लो, ताकि ये बायोमार्कर है, ताकि हमें पता पड़े कि हमारा जो पेशेंट है वो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस का है या टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस का है। क्योंकि अगर 1 का होगा तो सी पेप्टाइड भी कम होगा, क्योंकि जितना इंसुलिन रिलीज हो रहा है उतना सी पेप्टाइड भी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये होगा अगर सी पेप्टाइड का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है या ना होने के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेशेंट क्या है, वो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है। क्योंकि पेनक्रियाटिक बीटा सेल अगर इंसुलिन नहीं बना रहा तो साथ में आप सी पेप्टाइड भी आपका नहीं बन रहेगा। इसी तरीके से अगर वो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट होगा तो जो सी पेप्टाइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो रिसेप्टर के अंदर उसके अंदर मसला होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सी पेप्टाइड इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो इससे ये भी हम टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर ये भी हम पता लगा सकते हैं कि इसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा या सीक्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि अगर सी पेप्टाइड का लेवल थोड़ा सा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी सीक्रेशन के अंदर जो है ना वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी कि सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ही रिलीज़ होते हैं, लेकिन इंसुलिन का टेस्ट करना, उसको जो है ना जो पैथोलॉजी के अंदर उसको एग्जामिन करके ये पता लगाना कि ये टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस का है या टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस का है, या और उसमें फर्दर जो है ना टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में रेजिस्टेंट वाली टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है या सिक्रेशन कम होने की जो है ना वो डायबिटिक मेलाइटिस है। तो इसके लिए हमें सी पेप्टाइड चेक करते हैं। तो सी पेप्टाइड हमारे लिए एक मार्कर है, बायोमार्कर का काम करती है, और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है या रेजिस्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा सी पेप्टाइड मौजूद है तो इसका मतलब है कि रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, और अगर कम अमाउंट में है तो इसका मतलब ये है कि वो सिक्रेशन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझ में आ चुका होगा। अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि इंसुलिन किस तरीके से बनता है, इंसुलिन की शेप कितनी है, वो किस तरीके से फिर उसकी जो है ना वो पूरा हमने प्रोसेस आज इस लेक्चर में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में हम आगे और क्या पढ़ सकते हैं, ताकि हमें जो है ना पूरे जो डायबिटिक मेलाइटिस का जो पेशेंट है उसको ट्रीट करने में हमें फ़ायदा मिले। बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने जो है ना अगर इसमें कोई गलती की हो, कहीं पर मिस्टेक हुई हो, या मुझे फर्दर इसमें जो थोड़ी सी बेहतरी लानी चाहिए, तो मैं आपके जो है ना कमेंट का और आपके जो है ना वो इंस्ट्रक्शन का जो है ना वो मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।